आज का टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, पहले वो डेफिनेशन जान लेते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होगा और इसका क्या क्या रूल्स है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर ऑपरेशंस डन ऑन द रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिसेस टू चेंज देयर शेप सो दैट द कंप्यूटेशंस बिकम ईजियर। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन दिया गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करते हैं, ये सब ऑपरेशंस होता है, नंबर में हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स का जो रो और कॉलम होता है उस पर भी कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उस ऑपरेशन को हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो ये था बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे कि ये सब जो ऑपरेशंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, मतलब किन्हीं दो रो को या दो कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, दीज आर डिनोटेड बाय आर आई टू आर जेड। देखो इसमें डबल आरो लगा हुआ है, इसका मतलब भी मैं समझा दूंगी, और सी आई टू सी जे। ओके, इसका क्या मतलब होता है? व्हेन द ith रो और कॉलम इज इंटरचेंज्ड विथ jth रो और कॉलम। ओके, ये था डेफिनेशन। अच्छा, एक एग्जाम्पल में ये समझते हैं। यहाँ पे एक 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है। ओके, तो अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि किन्हीं दो रो को या दो कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, देखो सपोज यहाँ पे कोई एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। अगर मैं बोलूँ इन दोनों को मैं इंटरचेंज करूँगी, ओके, इसका मतलब क्या होता है ना, 1 चला जाएगा 2 की जगह पे और 2 चला आएगा 1 की जगह पे, है ना। तो दोनों तरफ मुझे आरो मार्क्स लगा के दिखाना पड़ रहा है कि ये दोनों का प्लेस इंटरचेंज हो रहा है। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे जो डेफिनेशन में दिया गया है, आर आई और आर जे ये फर्स्ट पोजीशन है, मान लो ये सेकंड पोजीशन है, तो इन दोनों को जब मैं इंटरचेंज कर रही हूँ तो दोनों के साइड में मुझे आरो मार्क्स देना पड़ेगा। तो ये सिंबल बताता है कि आर आई चेंज हुआ है आर जे में और आर जे चेंज हुआ है आर आई में। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? रो, और ये सी आई और सी जे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये कॉलम में ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ये एग्जाम्पल में देखो, पहले हम लोग रो के लिए डिस्कशन करेंगे, देन कॉलम के लिए डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फॉर रो में मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाऊंगी। ये होता है हमारा रो 1, ये होता है रो 2 और ये होता है रो 3। ओके, तो मैं ये ऑपरेशन में लगाऊंगी, R1 और R2 के बीच में इंटरचेंज करेंगे। तो R1 और R2 का मतलब क्या होता है? ये 1 2 3 और ये 3 4 5। अब मैं बोल रही हूँ कि R2 जाएगा R1 के पास और R1 आएगा R2 के पास, मतलब दोनों तरफ इंटरचेंज हो रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं ये ऑपरेशन यूज़ करूँ तो ये जो मैट्रिक्स मुझे दिया गया था क्या चेंज हो जाएगा ना, R1 के जगह पे R2 आएगा, मतलब R1 क्या था 1 2 3, तो ये यहाँ पे चला आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आंसर में रो 2 का वैल्यू 3 4 5 और यहाँ पे ये जो वैल्यू था ये इधर आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगी 1 2 3। ठीक है, अब देखो रो 1 और रो 2 के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, रो 3 के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। इसका मतलब रो 3 जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे भी सेम रहेगा। ठीक है, तो रो 3 का वैल्यू क्या हो गया 5 6 7, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मैं एक ऑपरेशन ले रही हूँ, रो 2 विल इंटरचेंज विथ रो 3। इंटरचेंज का सिंबल क्या है? मतलब दोनों तरफ आरो मार्क्स लगा होगा। ठीक है, R2 जा रहा है R3 के पास, R3 आएगा R2 के पास। अब यहाँ पे
रो 2 और रो 3 का इंटरचेंज हो रहा है, रो 1 के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो रो 1 का वैल्यू जो था 1 2 3 वही सेम रहेगा, ओके। तो अब 1 2 3 सेम रहा, अब कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है ना, रो 2 जाएगा रो 3 के पास, रो 3 आएगा रो 2 के पास। तो अब इसी मैट्रिक्स में मैं अप्लाई करी हूँ ये जो क्वेश्चन में था, ठीक है। तो रो 3 जब जाएगा रो 2 के पास, तो रो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 5 6 और 7, और रो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 4 5, ठीक है। तो ये था रो में जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका ऑपरेशन। अब चलते हैं कॉलम की तरफ, कॉलम में कैसे अप्लाई होगा, ओके। सेम एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल्स टू 1 2 3 3 4 5 5 6 7, ओके। तो ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है ये हो जाएगा हमारा कॉलम 1, ये होगा कॉलम 2, ये होगा कॉलम 3, ठीक है। अब फॉर कॉलम C2 विल इंटरचेंज विथ C3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो C3 और C2 के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, इसका मतलब C1 के बारे में कोई बात नहीं हुआ है, तो हम लोग C1 को एज इट इज रखेंगे, मतलब ये 135 ये 135 एज इट इज रहेगा, ओके। अब C2 के साथ C3 इंटरचेंज हो रहा है, तो C2 के जगह पे C3 आ जाएगा और C3 के जगह पे C2 चला जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो C2 के जगह पे मैं C3 का वैल्यू लिखूँगी, क्या होगा ना 357, यहाँ पे 357 लिख दिए हैं। अब C3 के जगह पे कौन आएगा C2 आएगा, तो C2 का वैल्यू क्या है 246, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 246। आया समझ में। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी मैट्रिक्स में हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखो C1 विल इंटरचेंज विथ C3, तो C1 और C3 के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, मतलब C2 के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है ना, C2 जैसा था पहले क्वेश्चन में वैसा रहेगा, मतलब 2 4 6, तो यहाँ पे होगा 2 4 6, ठीक है। तो अब C1 के जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा C3 आएगा, तो C3 का वैल्यू क्या है 357, और मेरे जो आंसर में क्या आया 357। अब C3 के जगह पे C1 का वैल्यू लिखेंगे, तो C3 के जगह पे C1 चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 135, ठीक है। तो ये होता है रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग कोई दो रो या कोई दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हम लोग अलग अलग करके दिखा दिए, अभी एक एग्जाम्पल में ये दोनों रो और कॉलम के जो ऑपरेशन है उसे अप्लाई करके देखेंगे कि ये क्या सॉल्यूशन देता है, ओके। तो ये मैट्रिक्स में हम लोग दोनों रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और देखेंगे कि ये क्या चेंजेस होता है। अभी रो 1 और रो 2 इंटरचेंज होगा, मतलब ये हो गया हमारा रो 1 और ये हो गया हमारा रो 2, इन दोनों को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो मेरे पास अभी रो 1 की जगह पे ऑपरेशन के बाद क्या आएगा 3 4 5 यहाँ पे आ गया, और ये जो 1 2 3 था ये आ जाएगा रो 2 में, क्योंकि यहाँ पे रो 3 के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब रो 3 एज इट इज रहेगा, ओके। अभी ये जो नया मैट्रिक्स आया है इसी में मैं और एक ऑपरेशन लगाऊंगी, कॉलम ऑपरेशन, दैट इज कॉलम 2 विल इंटरचेंज विथ कॉलम 3, ठीक है। तो कॉलम 2 क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा कॉलम 2 और ये हो जाएगा मेरा कॉलम 3। तो जब ये ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे इसमें क्या चेंजेस आएगा, क्योंकि कॉलम 1 का कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए मैं 315 यहाँ पे एज इट इज़ लिख दूँगी, ओके। अभी इस मैट्रिक्स में कॉलम 2 अगर यहाँ पे चला जाएगा तो कॉलम 3 इसके जगह पे आएगा, तो मिडिल में होगा 537, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 537, और C2 मतलब कॉलम 2 जब यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा 426, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 426, ठीक है। तो एक ही मैट्रिक्स में दोनों मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये चेंजेस होता है अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड अप्लाई करूँ, दैट इज़ कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ओके। अब डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो पॉइंट 2 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ith रो और द ith कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर k, और यहाँ पे k क्या होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब k का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। दीज आर डिनोटेड बाय ri विल चेंज विथ k इंटू ri और
सी आई विल चेंज टू के इंटू सी आई। ठीक है, मतलब जब रो में ये ऑपरेशन यूज़ होगा तो आर आई हम लोग लिखेंगे, जब कॉलम में ऑपरेशन यूज़ होता है उसे हम लोग सी आई लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहले समझते हैं। पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल था उसमें क्या था ना, कोई दो रो या दो कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, कोई भी एक रो में मैं कोई नॉन जीरो वैल्यू के मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 1347 मतलब कोई एक मैट्रिक्स 2x2 का है, दिया गया है। अच्छा, अभी मैं रो में ये वाला रूल अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रो 1 लिखा हुआ है, रो 1 के साथ मैं ये वाला ऑपरेशन यूज़ करूँगी। इसका मतलब क्या है, जो ये रो 1 में लिखा हुआ है 1 एंड 3। ठीक है, तो अगर मैं ये रो 1 में सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसका मतलब क्या है, ये रो 1 में जितना भी एलिमेंट है 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ रो 1 में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 3 लिखा हुआ है तो 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये रूल मैं अप्लाई करूँगी तो मेरा जो आंसर आएगा, फर्स्ट रो के हम लोग चेंज कर रहे हैं वैल्यू, तो 2 इंटू 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और 2 इंटू 3 का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रो 2 के बारे में कुछ नहीं लिख रही हूँ, तो इसीलिए रो 2 का वैल्यू जैसा 4 और 7 था वही सेम रहेगा 4 और 7। ठीक है, और एक बात यहाँ पे, जो रो हम लोग चेंज कर रहे हैं उसी को हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखी हूँ, के इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये यहाँ पे जितना भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यही हमारा क्या होता है, के होता है, और ये के कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, तो अभी ये जो रो का ख़त्म हो गया, अभी हम लोग कॉलम में जाएंगे। तो कॉलम में एक ऑपरेशन में यूज़ कर रही हूँ C1, कॉलम 1 चेंज करेंगे किसमें ना, 3 इंटू C1 में, मतलब जो भी कॉलम यहाँ पे चेंज हो रहा है उसी को पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, और जो वैल्यू यहाँ पे के है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, जीरो के अलावा और बाकी सब हो सकता है। अब देखते हैं ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी एग्जाम्पल को और एक बार लिख देती हूँ। ये हो गया 1 3 और ये 4 और 7। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है ये क्या होगा, C1, और ये जो एलिमेंट है ये क्या होगा, C2 होगा। ओके, तो अब ये रूल अप्लाई करेंगे। देखो C1 चेंज हो रहा है तो ये C1 के बारे में ही हम लोग बात करेंगे अभी। तो C1 का एलिमेंट क्या है, 1 और 4 है। तो जब मैं 3 इंटू C1 करूँगी, मतलब ये जो 3 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 1 एंड 4 के साथ। ठीक है, ये रफ में करना, ये जो मैं लिख रही हूँ ये रफ में तुम लोग ट्राई करना। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू 1 का वैल्यू आ जाएगा 3 और 3 इंटू 4 का वैल्यू आ जाएगा 12। तो क्योंकि यहाँ पे C2 के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ मैं जो वैल्यू था एज इट इज़ मैं यहाँ पे रख दूँगी, तो ये हो जाएगा 3 एंड 7। ओके, तो जो वैल्यू अभी हम लोग चेंज करेंगे उसी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और उसी वैल्यू के साथ ही मैं के को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो वो रो में भी हो सकता है और वो कॉलम में भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अभी ये एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग करके रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए। अभी एक एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि क्या आंसर देता है। ओके, एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 4 7। ठीक है, उसी में मैं ये रो ऑपरेशन यूज़ करूँगी, दैट इज़ रो 1 विल इंटरचेंज विथ 2 इंटू रो 1। मतलब मैं कौन से रो को चेंज कर रही हूँ ना, ये रो 1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी रो 2 का जैसा था वैसा हम लोग लिख देंगे 4 एंड 7। तो रो 1 के साथ जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब देखो इसी मैट्रिक्स में मैं ये वाला रूल अप्लाई कर रही हूँ। तो कॉलम का रूल जब अप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और ये हो जाएगा मेरा सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो अभी C1 चेंज करेंगे किसके साथ, 3 इंटू C1 के साथ। मतलब यहाँ पे जितना भी एलिमेंट लिखा हुआ है इस सबको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, ये रफ में तुम लोग सॉल्व कर लेना। तो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा। ओके, और ये क्योंकि C2 चेंज नहीं हो रहा है तो C2 का वैल्यू 6 और 7 आ गया। मतलब हम लोग एक ही मैट्रिक्स में
रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे पॉइंट नंबर 3 में। ओके, पॉइंट 3 इज एडिंग ए रो और कॉलम by multiplying a non-zero number k, that is k not equals to 0, to a row or column. Okay, this is the third point of elementary transformation. It is denoted by ri will change with ri plus k into rj and ci will change to ci plus k into cj. अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करके कोई भी रो या कोई भी कॉलम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, जो भी रो चेंज हो रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, या जो भी कॉलम हम लोग चेंज कर रहे हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ओके, और ये आरो के बाद वही सेम रो या सेम कॉलम रहेगा। ओके, फिर क्या करेंगे ना, अगर और कोई रो या कॉलम के साथ मैं कोई नॉन जीरो वैल्यू के को मल्टीप्लाई करूँगी और वही रो के साथ ऐड करूँगी या वही कॉलम के साथ ऐड करूँगी, तो मुझे कोई एक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो रो के साथ रो को ऐड करेंगे, कॉलम के साथ कॉलम को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रो के साथ कॉलम को या कॉलम के साथ रो को। ओके, तो एग्जाम्पल 1 में दिया गया है, कोई एक मैट्रिक्स है 1 3 2 1 5। ओके, अब मैं रो को चेंज करूँगी, कौन से रो को चेंज करूँगी ना, मैं रो 2 को चेंज करूँगी। तो ये होगा हमारा रो 1 और ये होगा हमारा रो 2। तो जब मैं ये रो 1 और रो 2 में से रो 2 को चेंज कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं रो 1 को चेंज नहीं कर रही हूँ या उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। तो जो मेरा चेंज या नया जो मैट्रिक्स आएगा उसमें रो 1 एज इट इज़ रहेगा, मतलब ये 1 और 3 और यहाँ पे 1 और 3 आ गया। ठीक है, अब अभी बात करेंगे ये रो 2 के बारे में, ये कैसे चेंज हो रहा है। ओके, तो डेफिनेशन में जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे मैं रो के लिए लिख देती हूँ पहले, आर आई विल चेंज आर आई प्लस के इंटू आर जे। ओके, तो अब ये लाइन और ये एग्जाम्पल में जो लाइन दिया हुआ है उसे कंपेयर करेंगे। तो एग्जाम्पल में हम लोग रो 2 को चेंज कर रहे हैं, है ना, जो चेंज होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, आरो मार्क्स लगाएंगे, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आई लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अगर आई की जगह पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी और एक रो के साथ मैं कोई नॉन जीरो वैल्यू के को मल्टीप्लाई करूँगी और ये रो 2 के साथ ऐड करूँगी। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है 2 इंटू R1, मतलब जे की जगह पे कोई और एक रो हो गया और के का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, के कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, ये पहले भी मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। अब देखते हैं ये जो रूल आया मेरे पास, इसको जब मैं यूज़ करूँगी ये मैट्रिक्स में तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, रो 2 चेंज हो रहा है तो रो 2 का वैल्यू मैं पहले लिख देती हूँ, ये सिर्फ रफ में सॉल्व करना है। ठीक है, रो 2 का वैल्यू यहाँ पे है 2 1 5, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 1 5। ओके, अब देखो ये 2 इंटू रो 1, इसका मतलब क्या है ना, ये जो वैल्यू है 2, ये पूरा का पूरा रो 1 में जितना भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो रो 1 का वैल्यू क्या है 1 और 3, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 और 3। तो जब ये 2 रो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 1 का वैल्यू 2, 2 इंटू 3 का वैल्यू 6। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है मैं यहाँ पे डाल दूँगी क्योंकि हम लोग को ऐड करना है उसे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रो 1 का वैल्यू 2 और 6। ठीक है, तो बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, एडिशन, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगी। अब ये जो वैल्यू है ये इसका वैल्यू है रो 2 और इसका वैल्यू है 2 इंटू रो 1। आया समझ में, पहले सिर्फ रो 1 था, क्वेश्चन से मैं रो 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे एक नया वैल्यू मिल रहा है 2 और 6। ठीक है, वो तुम्हें क्वेश्चन में जो दिया होगा उसी के हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये 2 और 2 क्या होगा 4, 5 और 6 कितना होगा 11। तो ये किसका वैल्यू है ना, जो वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है वही इसका वैल्यू है, मतलब रो 2 का नया वैल्यू आएगा 4 और 11। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे
4 एंड 11 हो गया हमारा रो 2 का वैल्यू। आया समझ में? जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखा होगा वही यहाँ पे लिखोगे, या रो 2 को अगर चेंज कर रहे हैं तो पहले रो 2 को लिखना पड़ेगा, फिर अदर कोई रो के साथ या कोई वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कॉलम में। कॉलम के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 6, 4 एंड 3। ठीक है, तो इसमें मैं कॉलम का ऑपरेशन यूज़ करूँगी। कॉलम 1 विल चेंज, देखो यहाँ पे सी आई और यहाँ पे भी सी आई लिखा हुआ है, मतलब जो चेंज कर रहे हो उसी को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं C1 और यहाँ पे भी क्या लिखूँगी, C1 ही लिखूँगी। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं ना, C2 के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इन दोनों को ऐड करूँगी, तभी मुझे C1 का नया वैल्यू मिलेगा। देखो यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन नहीं लगा रहे हैं, ये वाला सिंबल लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग रॉफ में सॉल्व करते हैं पहले, देन इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। और एक बात, यहाँ पे C1 सिर्फ चेंज हो रहा है, C2 तो नहीं चेंज हो रहा है। तो C2 का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट है, यह हमारा हो गया C1 और ये हो गया हमारा C2, कॉलम 2। तो कॉलम 2 का वैल्यू 6 और 3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अब ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 1 पे। C1 का वैल्यू क्या है, 1 एंड 4। ठीक है, कॉलम के तरीके से भी लिख सकते हो या फिर हम लोग रो की तरह भी लिख सकते हैं। तो 1 एंड 4 के साथ मुझे किसे ऐड करना है, तो ये हो गया मेरा कॉलम प्लस 2 इंटू C2। तो 2 इंटू C2 का मतलब क्या होगा, ये कॉलम 2 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो इसे भी लिख देते हैं, 2 इंटू C2 का वैल्यू क्या है, 6 और 3, मतलब 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना देगा 12 और ये होगा 6। ठीक है, तो जो नया वैल्यू आया 2C2 का क्या होगा 12 और 6। तो अभी ये रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 12 एंड ये होगा 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऑपरेशन है ना, ये है हमारा C1 और ये है 2 इंटू C2। तो अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी, ये 1 + 12 कितना होगा 13 और ये 4 एंड 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, ये जो C1 को हम लोग चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो C1 का नया वैल्यू क्या हो जाएगा 13 एंड 10। तो पहले मैं डाल दूंगी C1 का वैल्यू 13 एंड 10, और क्योंकि C2 चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ अप्लाई होगा 6 एंड 3, तो ये होगा 6 एंड 3। ठीक है, तो ये था कॉलम में हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं और रो में कैसे यूज़ कर रहे हैं। अभी इन दो मेथड को, रो या कॉलम मेथड को, हम लोग एक ही मैट्रिक्स में पुट करके देखेंगे कि जो नया वैल्यू क्या आता है। ओके, तो अभी सेम क्वेश्चन लेते हैं 1 3 2 5। ठीक है, इसमें रो का भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे, कॉलम का भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे। अभी रो 2 विल चेंज रो 2 + 2 इंटू रो 1। अभी मैं ये एग्जाम्पल में दिखाई कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो मेरा जो नया मैट्रिक्स आएगा 1 3 4 एंड 11। अब इसी मैट्रिक्स में मैं कॉलम ऑपरेशन यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ऑपरेशन में क्या क्या वैल्यू दिया गया है, C2 चेंज होगा C2 + 3 इंटू C1 में। ठीक है, तो पहले मैं C2 का वैल्यू लिखूँगी इसी मैट्रिक्स का। तो C2 का वैल्यू क्या है ना, 3 एंड 11 है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 एंड 11 प्लस 3 इंटू C1 का वैल्यू क्या है, पहले से C1 का वैल्यू क्या था 1 एंड 4 है, तो 1 एंड 4 लिख देते हैं। ये सब रॉफ में सॉल्व करना है। ओके, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 इंटू 1 3 इंटू 4, तो ये मुझे अलग से क्या देगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 11 प्लस 3 इंटू 12। ठीक है, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगी, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 और 11 एंड 12 कितना देगा 23। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है ना, ये C2 का वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आया मेरा, ये नया C2 का वैल्यू है। तो कॉलम 2 में अभी पुट करेंगे, तो कॉलम 2 में क्या होगा 6 एंड 23, तो मैं यहाँ पे डालूँगी 6 एंड 23
क्योंकि कॉलम 1 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो जैसा भी हम लोगों को दिया होगा वही वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो C2 का वैल्यू जो मुझे कैलकुलेशन के बाद नया वैल्यू मिला वही हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग कॉलम और रो ऑपरेशन दोनों को भी लगा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, व्हेन एलिमेंटरी ऑपरेशंस applied to rows are known as row operations and when applied to columns they are known as column operation। मतलब यहाँ पे सिर्फ रो में अगर मैं यूज़ करूँगी तो उसे रो ऑपरेशन बोलेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल में बताई थी कि पहले मैं रो के लिए समझा रही थी, देन कॉलम के लिए। तो अगर सिर्फ रो में अप्लाई होगा तो उसे रो ऑपरेशन बोलेंगे, अगर सिर्फ कॉलम में अप्लाई होगा तो कॉलम ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का 3 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके रो रिड्यूस्ड इक्लोन मैट्रिक्स और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने में तुम लोग को हेल्प करेगा, जो आगे वीडियोज़ में मैं डिस्कशन करूँगी। ओके।